सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज का हम एक खुसूसी प्रोग्राम आपके सामने लेके आ रहे हैं जिसका ताल्लुक पंजाब के मौजूदा सैलाब से है। इस वक्त बदकिस्मती से पाकिस्तान के सारे दरियाओं में सैलाब है और इसकी एक टेक्निकल रीज़न है कि भारत की तरफ से वो दरिया जो सिंतास मुआहदे के तहत भारत दरिया कंट्रोल करता है, उन दरियाओं में पानी छोड़ा गया। ये भारत की जिम्मेदारी बनती थी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली पानी छोड़ा जाता ताकि पाकिस्तान मज़ीद प्रिपेयर्ड होता। लेकिन सिर्फ 2 दिन की वार्निंग से वो भी सिंतास के कमिश्नर को एतराज़ नहीं किया गया, बल्कि डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू इन्फॉर्म किया गया कि आपके पास 1-2 दिन है, आप इसकी तैयारी कर लें। और इतनी बड़ी तादाद और इतनी बड़ी मिकदार में जब पानी रिलीज़ किया गया तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कुछ दिन पहले हमने KP के मनाजिर देखे कि वहाँ हमारे पाकिस्तानी भाई जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से कैसे सफ़र कर रहे हैं। और अब पंजाब की सूरत हाल हम आपके सामने रख रहे हैं। इस वक्त हम कसूर में हैं। यहाँ पे जो इमलाक को नुकसान हुआ है, जो जानी नुकसान हुआ है, उसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन यहाँ ये बावर करवाना बहुत ज़रूरी है कि ये 2 ममालिक में से एक मुल्क के ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड से बहुत रिलेटेड है। अगर भारत ने इस हवाले से ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया होता और इस बात को समझा होता कि बारिशें भी ज़्यादा हो रही हैं और उनके डैम्स ओवरफ्लो कर रहे हैं और उनको अपने स्पिलवेज खोलने पड़ेंगे और ये सारा बोझ पाकिस्तान पे आएगा, तो भारत में तो जो नुकसान हुआ ही है वो उसको भी कम कर सकते थे और जो पाकिस्तान का चैलेंज है उसको भी कम कर सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों ममालिक में वो एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन नहीं है जिसका पूरी तरह से ज़िम्मेदार भारत है। इस वक्त पंजाब की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं कि जो रिसेंटली फ्लड्स हैं ये 88 से लेकर अब तक ये मैसिव हैं और जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, जो लोगों की नकल मकानी हुई है, उसमें 14,60,000 लोगों को डिस्प्लेस किया गया है। सतलुज और चनाब के जो दरिया हैं उनके हेड तरीमों के हवाले से आपको आगाह करें तो वो भी अपनी बुलंद तरीन सतह पे था, जिसके बाद जब दरिया ओवर फ्लड हुए तो 17 लोग जाम बहक हुए और 1400 से ज़ायद विलेजेस, गांव देहात इस हवाले से इफ़ेक्ट हुए हैं। जंग, शोरकोट, खाने का फाल, मुल्तान और इसके गिरदोनवा के जो इलाके हैं वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं। इस बात को यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़े पैमाने पर इवैक्यूएशन ऑपरेशन किया गया है, लेकिन जो लोगों के खेत तबाह हुए हैं, जो लोगों के घर तबाह हुए हैं, जो लोगों के घरों में पानी खड़ा हो गया है, उनके पास कोई मुतबादिल नहीं होगा। इसी तरह की सूरत हाल पाकिस्तान के बड़े शहरों में बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ की भी है। वहाँ पे लोगों के करोड़ों के इमलाक, उनके घरों का सामान, उनके बच्चे, उनको ये कहा गया कि आप लोग महफूज हैं, आप यहाँ रुकें। लेकिन फिर ये रिपोर्ट हुआ है कि जो छोटी नीचे की इंतज़ामिया, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि उनको अपनी जगह छोड़ के जाना चाहिए। तो ये मल्टीपल इशूज़ हैं जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है इसको एड्रेस करना जब तक इसको बाकायदा तौर पे समझना ना जाए। सिर्फ इंडिया की तरफ से जो चैलेंज है उसका हमें सामना नहीं है, बल्कि हम खुद इंतज़ामी तौर पे पाकिस्तान के शहरों में जहाँ पे घर बनाए जा रहे हैं दरियाओं के अंदर, दरियाओं के रास्तों के अंदर, उसमें हमें कहाँ गलती हो रही है उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। जो फालिया का इलाका है उसमें 140 देहात हैं जो इफ़ेक्ट हुए हैं और जो सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी जो परवाज़ें हैं वो भी पिछले 24 घंटे से मुअत्तल हैं। इससे पहले 2022 के ऐसे फ्लड्स थे जो बहुत बड़े फ्लड्स थे और वो उनका भी तारीख में एक बड़ा नंबर है। उसमें 30 बिलियन के लॉसेस हुए थे। जो लोग अपनी जान से गए थे वो 1700 से ज़्यादा थे। 6000 से ज़्यादा विलेजेस इससे इफेक्ट हुए थे। 4000 किलोमीटर से रोड्स थी वो वाइप आउट हो गई थी। और ऐसा बहुत सारा डाटा हम प्रोग्राम में आगे जाके आपको पेश करेंगे और दिखाएंगे कि इस वक्त जो गवर्नमेंट की तरफ से रेस्क्यू सर्विसेज हैं, वो NGOs जो अपने तय लोगों की मदद कर रही हैं और वो लोग जो खुद अपनी मदद आपके तहत अपने आप को बचा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मदद नहीं चाहते और किसी भी तरह अपना हाल और अपना घर छोड़ना नहीं चाहते। हमारे साथ रहिएगा। जी मिनिस्टर, ये बताइएगा कि आपने ब्रीफिंग्स ली हैं यहाँ की अथॉरिटी से, तो क्या आप मुतमईन हैं कि कसूर में जिस तरह से रेस्क्यू का काम है, बाकी ऑपरेशन हैं, आप मुतमईन हैं उससे? देखें, इसमें मैं तो बिल्कुल यही कह सकता हूँ कि अरेंजमेंट्स जो हैं वो बड़े सेटिस्फैक्ट्री हैं। इस वक्त हम जो आपका इंडिया के बॉर्डर के पास हम मौजूद हैं, यहाँ पे तलवार कैंप है और यहाँ पे जो आपने डिप्लॉयमेंट देखी है, जितने भी यहाँ पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, जितने भी पब्लिक सर्विस के डिपार्टमेंट्स हैं,
रेस्क्यू वाले मौजूद हैं, यहाँ पे आर्मी के जो जवान मौजूद हैं, मेडिकल कैंप्स यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे आप लाइफ स्टॉक के कैंप्स देख रहे हैं। तमाम अरेंजमेंट्स जो हैं यहाँ पे मैं सेटिस्फाई हूँ। और अब इसमें हमारा नेक्स्ट फेज़ में हम बोट के ज़रिए वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे इस वक्त 3-3, 4-4 फुट पानी है, और वहाँ पे कोशिश करेंगे कि उनको जो ड्राई फूड जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। और 2-3 चीज़ें हैं हमारे करने की। एक तो ये है कि हमने यहाँ पे कैंप्स इस्टेब्लिश किए हैं जहाँ पे लोग स्टेशन 3-4 दिन से 5 दिन से स्टेशन है। और मैं आपको बताऊँ कि ये 1988 के बाद सबसे बड़ा जो वाटर फ्लो है इस वक्त है, और तकरीबन 2,80,000 क्यूसेक के करीब पानी जो है यहाँ पे कसूर से पिछले 3-4 दिन से यहाँ से गुजर रहा है। और ये जो फिगर है बहुत बड़ी फिगर है, और इसको इन चीज़ों को, इस चैलेंज को फेस करने के लिए विदाउट पैनिक जो अरेंजमेंट्स हो सकते हैं और जो फर्दर इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है उसके लिए हम सारे यहाँ पे मौजूद। अच्छा मिनिस्टर, इसमें जो अभी तक की रिपोर्ट्स हैं कि भारत या तो अगर डिप्लोमेटिक चैनल से ना इन्फॉर्म करता बल्कि सिंताज माहदे को फॉलो करते हुए कमिश्नर को इन्फॉर्म करता तो शायद पाकिस्तान के लिए चैलेंज कम होता। ये हम मुकम्मल जिम्मेदारी भारत को देंगे या ये क्लाइमेटी को हमें दोनों को ममालिक को मिल के इसको सॉर्ट करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि हमें बिल्कुल इसको एक्नॉलेज करना चाहिए कि हमारा नेबरहुड में हमारा फ्रेंडली कंट्री नहीं है। पहली बात तो इसमें कोई बंदा भी इसको समझने की बात है कि इंडिया है। और सेकेंडली इस बात को भी आप डिनाइल नहीं दे सकते कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इतना बैडली हम हिट हुए हैं। ये मिक्सचर है। तो शानदार कामयाबी अल्लाह ताला ने हमें जो मार का हक के बाद हमें मिली, तो उसके बाद हमें इस तरह की एक्सपेक्टेशन में जाना नहीं चाहिए था। और जो बहुत दिल को लगने वाली बात ये है कि हमारे जो वहाँ पे जो DPO हैं और DCO हैं दोनों वेल अवेयर थे, और उन्हें पता था कि हमें यहाँ से किसी किस्म की कोई कॉपरेशन नहीं मिलेगी बॉर्डर की दूसरी साइड से। और उन्होंने बहुत शानदार तरीके, उनकी स्ट्रेटजी भी मुझे पसंद आई, और वो इस पे पहले ही वर्किंग कर चुके थे। अंदाज़ा था उन्हें कि अनएक्सपेक्टेड वाटर किसी वक्त भी यहाँ पे बड़ा आखिरी सवाल ये कि चूँकि आप हाउसिंग देख रहे हैं, बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज़ हैं जो दरियाओं के रास्तों में, दरियाओं के अंदर बनाई गई हैं। इसकी रोकथाम के लिए क्या करेगा? क्या कोई बाकायदा इंक्वायरी करनी चाहिए गवर्नमेंट को? क्योंकि लोगों का तो इमलाक का नुकसान हुआ है, दे कांट लिव एनीवेयर एल्स। बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। पिछले 2-3 दिन से मैं इस क्वेश्चन को फेस कर रहा हूँ, और मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ कहता हूँ कि कोई भी इस तरह की जो अप्रूवल है वो मरियम नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में इस तरह की कोई अप्रूवल नहीं हुई। हमें देखना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा 20 ईयर्स बैक। अगर किसी सोसाइटी ने उस दौर में अगर कोई अप्रूवल ली है और उसके SOPs को फॉलो नहीं किया तो उसको हमें देखना पड़ेगा। बट ये जब आप क्लाइमेट चेंज के बाद इतने बड़े चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ये सवाल बहुत पीछे रह जाता है। हमें देखना चाहिए इस वक्त रिलीफ वर्क पे फोकस रहना चाहिए, और अपनी जो हमारी जो इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं उस पर हमें फोकस रहना चाहिए। ये भी बहुत एतराज़ हुआ कि कुछ मिनिस्टर्स की वीडियो ज़्यादा वायरल हो रही हैं। क्या डू यू थिंक इट्स पार्ट ऑफ वर्क या थोड़ा एग्जैजरेटेड है? इतनी वीडियोस की ज़रूरत नहीं है। आपकी एक भी वीडियो पे एतराज़ किया? मुझे नहीं पता कौन सी मेरी वीडियो पे एतराज़ किया गया। आप कश्ती में थे और फिर उस पर एतराज़ किया गया कि शायद वीडियोज़ बनाने पर। अब मैं वो इस वक्त मैं तो आई फील प्राउड कि जी मेरा वो लाहौर मेरा शहर है और मेरा वो हल्का है। अगर मैं आपसे सुन रहा हूँ, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि उस पर एतराज़ किया गया, तो मैं तो आई वुड लव टू टेक दिस एतराज़ अगेन एंड अगेन। मुझे इसमें कोई नहीं है। अगर अपनी जान पे खेल के अगर 2 लाख क्यूसेक और उससे ज़्यादा पानी के फ़्लो में अगर आप जाते हैं और अपने एरिए के, अपने शहर के लोगों को ख़ुद उसको कहते हैं सीइंग इज़ बिलीविंग, तो अगर आप ख़ुद देखने जाते हैं तो इसमें क्या एतराज़ है? अगर मेरे इस वीडियो पे एतराज़ करते हैं तो मैं तो अभी भी किसी ना किसी वीडियो पे की ज़र में आऊँगा और मैं बड़ी खुशी के साथ मैं जाऊँगा। और मैंने तो DPO साहब और DCO साहब को वहाँ से जब मैं रन डाउन ले रहा था इस सारी ब्रीफिंग का, तो मैंने इनको कहा कि जी मुझे तो हर सूरत में उस स्पॉट पे पहुँचना है, उस जगह पे पहुँचना है जहाँ पे लोग अफेक्टीज़ हैं, तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। इस वक्त कसूर के डिप्टी कमिश्नर और DPO मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सर बताइएगा, जितना पहले आपको इतलाक की गई और जिस तरह से इंडिया की तरफ से पानी रिलीज़ किया गया, आप मुतमईन हैं उस वार्निंग के टाइम से? जी मैडम, ये तकरीबन इट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर लास्ट 28 डेज़। अब हमारा ये है कि हमें पहली दफ़ा जो इतला मिली तो उस वक्त है वेरी हाई फ्लड की मिली, जो हमें हरी के हेडवर्क्स और फिर फिरोजपुर हेडवर्क्स, ये आज से 6 दिन पहले की बात है। वहाँ से हमें जो इन्फॉर्मेशन फ़्लो होती है वो थ्रू PDMA हमारे तक आती है।
एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हम ऑलरेडी बिकॉज प्रिकॉशन स्टेज पे थे और हम सारा कुछ हमें एहतियाती तदाबीर करनी थी, तो हमें इतलात उस तरह नहीं आई। लेकिन जब ये पिछले 5 दिन से जो हाई कमीशन की तरफ से अलर्ट आया तो PDM में हमें मेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी, अरेंजमेंट की तरफ से भी एनालिसिस मॉडल्स NDMA और PDMA के हम तक आते जा रहे थे, जिसकी वजह से आपको ये प्रिपरेशन नजर आ रही है। आपके कुछ मिनट और दरकार होंगे। DPO साहब, मुझे बताएं कि मैंने बहुत एक लोगों का एटीट्यूड देखा है, दे आर वेरी रिलक्टेंट टू लीव देयर स्पेस, तो इस चैलेंज को आपने कैसे फेस किया? जी बिल्कुल, जैसे जैसे फ्लड लेवल्स बढ़ते गए उस तरह से हमारा रिस्पांस जो है वो सख्त होता गया। वी स्टार्टेड फ्रॉम अर्ली वार्निंग और अवेयरनेस प्रोग्राम, उसके बाद हमने उन वल्नरेबल विलेजेस के अंदर अपनी डिप्लॉयमेंट की। उसके बाद फाइनली जब फ्लड लेवल्स जो थे वो इंक्रीज करते हुए हाई फ्लड से वेरी हाई फ्लड और अब एक्सेप्शनली हाई के अंदर है, तो हम इस वक्त फोर्सफुल एवैक्यूएशन के मॉडल में हैं उन विलेजेस के अंदर जहां लोगों की जान को सेव करना ज़रूरी है। हमने दरिया सतलुज की बेल्ट को 9 सेक्टर्स में तकसीम किया है और उन पे तमाम हमने वो स्टाफ लगाया है जो कि या तो यहाँ पोस्टेड रहे हैं या यहाँ के रिहायशी हैं, ताकि वो इस इलाकों को बेहतर समझ सकें। तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर सिंस हम लो फ्लड के लेवल पर पहुंचे थे तब से लेकर अब तक हमारी कंटिन्यूस एफर्ट्स चल रही हैं। आज 5 दिन हो चुके हैं, दिन और रात हम इसमें एक्टिविटीज़ में। DPO साहब, हमने ब्रीफिंग में सुना कि आपको मजीद बोट्स दरकार हैं, अभी एनिमल्स हैं जो आपको लगता है मजीद रेस्क्यू होने की जरूरत है, उसको तेज़ करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? 74 बोट्स इस वक्त जो है ऑपरेशनल रेस्क्यू 1122 की जो सतलुज रिवर के क्रॉस हैं, उसमें जो हमारे पास बेड़े हैं जिसके ऊपर एनिमल लोड होकर आते हैं वो 24 हैं। उनमें कुछ इंजन्स की और कुछ बोट्स की कमी है जो DC साहब ने नोट करवा दिया हुआ है और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा ये रिलीफ ऑपरेशन ज़्यादा बेहतरी से हो जाएगा। लेकिन 24/7 वी आर वर्किंग, हम रेस्क्यू के साथ साना बशाना खड़े हैं। हमारी 600 से ज़ायद नफरी इस वक्त सिर्फ दरिया सतलुज के ऊपर लोगों को रेस्क्यू और रिलीफ के अंदर इस वक्त लगी हुई है। बहुत शुक्रिया DPO साहब। इस वक्त मेरे साथ मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स हैं, मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है, PDMA, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और एट द सेम टाइम कुछ प्राइवेट NGOs हैं, पॉलिटिकल पार्टी की कुछ NGOs हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं। इस वक्त अलखिदमत के कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। और डेफिनेटली पाकिस्तान में चाहे KP के फ्लड्स हों या कहीं पर भी हों, ये लोग आगे आगे होते हैं, अपनी जान पर खेल के लोगों की जान बचाते हैं। अब ये लोग क्या काम करें, यहाँ पे से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज मोहम्मद नदीम। तो नदीम साहब, आप रन कर रहे हैं ये कैंप? जी जी। तो कितने दिन से यहाँ पे हैं? हम जी 15 दिन से यहाँ पे हमने कैंप लगाया हुआ है। तो देर पहले आपको इत्तला मिली और कितनी देर में आपने पहुँचा? यहाँ पे हमारे इस इलाके में हर हमारे 50 से 60 वॉलंटियर मौजूद होते हैं जो काम करते हैं और हमने 15 दिन से ये कैंप लगाया हुआ है। तो जब आपने अपनी एक्टिविटीज़ की शुरुआत की तो सबसे पहले क्या किया आपने? सबसे पहले हमने लोगों को बोट्स के जरिए, हमारी 3 बोट्स चल रही हैं, लोगों को बाहर निकाला है, लोगों को हमने खेमे लगा के दिए हैं, वहाँ पे लोगों को हमने बिठाया है और लोगों को हम जानवरों के लिए चारा भी दे रहे हैं, खुश राशन भी दे रहे हैं, साथ हम लोगों को बच्चों के लिए खुश्क दूध भी है और साथ हम खाना भी लोगों को दे रहे हैं। 15 दिन में आपने कितने लोगों को रेस्क्यू किया कसूर से? हमने कोई 1000 के राउंड बाउंड लोगों को हमने रेस्क्यू किया है। और आपकी एक बोट में कितने लोगों को बिठाने की कैपेसिटी है? हमारी 3 बोट्स हैं, एक में हम कभी 15 बिठाते हैं, कभी 8 और 10 भी बिठा लेते हैं, 5 भी बिठा लेते हैं, मुख्तलिफ लोग बैठते हैं। जिस सूरत हाल में आपने काम करना शुरू किया, क्या वो एक हंगामी सूरत हाल थी या प्री वार्न सूरत हाल थी और आप अपने एक उसके पोटेंशियल से काम कर रहे थे? नहीं, ये हंगामी सूरत हाल है। अगर हम चैलेंज बताएं तो हमें तो यहाँ पे जो इंतज़ामिया की तरफ से ज़्यादा हमारा कभी खेमा उधर से उखाड़ के इधर, कभी इधर से उधर कर देते हैं। ये हमें सबसे ज़्यादा जो चैलेंज वो हमें। क्या आपको क्या वजह बताई जाती है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो हुकूमत की मदद कर रहे हैं इसमें। देखिए, ये हम तो रेस्क्यू के साथ मिलकर ये सारा काम कर रहे हैं, हुकूमत के साथ मिलकर ये हम सारा काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे वर्कर्स को ये फ्री काम करते हैं। हमारे वर्कर एज ए वॉलंटियर ये काम करते हैं, इसको ज़्यादा तंग हमें किया जा रहा है। तो आपका एक इनफरादी मसला है जिसका आपके इदारे से ताल्लुक है, लेकिन आप जो यहाँ पे रेस्क्यू का काम कर रहे हैं उसके हवाले से क्या मुश्किलात आई हैं आपको? उसके हवाले से सबसे ज़्यादा मुश्किलात यही कि हमारे जो दोस्त हैं जाते हैं आगे, पानी का बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। सफ़र के अंदर से लोगों को लेके आना, वो लोगों को बाहर निकालना, लोगों के जानवर निकालने, सबसे ज़्यादा ये मुश्किल जो। तो वेल इक्विप्ड हैं आपके पास बोट्स के अलावा और क्या है? बोट्स के अलावा हमारे पास मेडिकल यूनिट है यहाँ पे, और मेडिकल यूनिट हमारे MBBS डॉक्टर यहाँ पे बैठते हैं, वो डेली बेस पे लोगों को चेक करते हैं। यहाँ पे मैं इंतजामिया की ब्रीफिंग सुन रही थी तो वो मुतमईन नहीं थे कि जो तकरीबन 40% जानवर हैं जिनको रेस्क्यू किया जा सका है। क्या आपको लगता है कि ज़्यादा ये नंबर बढ़ सकता है या ये जो किया यही बहुत है मौजूदा सूरत हाल में? नहीं, ये बढ़ भी सकते हैं। तो
तो क्या वजह है कि सिर्फ 40% जानवर ही बचाया जा सके? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो मसला है वो चारे का मसला है। सबसे यहाँ पे जो मसला है सबसे ज़्यादा चारे का है। लोगों को चारा नहीं मिल रहा जानवरों के लिए, और सबसे ज़्यादा इस इलाके में जितने लोगों के जो खेती बाड़ी थी वो सब तो तबाह होगी। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। और भी लोगों से आपकी बात करवाएंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कैंप्स हैं और ये यहाँ पे आगाही करवाना बहुत ज़रूरी है कि क्या चैलेंजेस हैं और अब तक क्या जो रेस्क्यू की कार्रवाई है वो हो सकी है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। जी इस वक्त हम आपको लेके जा रहे हैं मुख्तलिफ गाँव में, कसूर में, जो कि एसेसिबल नहीं है, जहाँ पे बोट पे जाके रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और आप मेरे पीछे देखें, इनफैक्ट हम आपको करीब से दिखाते हैं, ये लोगों के जानवर हैं जिनको वो रेस्क्यू करके लेके जा रहे हैं। और इसमें इनके मेरा ख्याल है कि ये अपनी मदद आपके तहत एक निज़ाम है जो इनकी है, जो कि मिलजुल की आपको नज़र आएंगी। ये जो पानी है इसके नीचे हमें ये बताया जा रहा है कि फसलें हैं और इसी तरह का बड़ी तादाद में नुकसान लोगों का हुआ है। और कुछ और फैक्ट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं कि 2022 का जब सैलाब आया था तो जो इंटरनेशनल डोनर्स थे उन्होंने पाकिस्तान से वादा किया था कि पाकिस्तान को 10.9 अरब डॉलर्स मिलने चाहिए, लेकिन उसका सिर्फ 20% हिस्सा ही पाकिस्तान हासिल कर सका। इसमें कुछ पाकिस्तान की अपनी तरफ से भी एक हमें रेकलेसनेस नज़र आती है कि अथॉरिटीज़ क्लेम करने में इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रही, क्योंकि हम हमेशा सिर्फ इंटरनेशनल बॉडीज़ को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। हम अपना केस खुद भी किस हद तक लड़ते हैं इसको भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। और वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान को आइंदा 7 साल में तरक्की और मालियाती चैलेंजेस की मद में $348 बिलियन रिक्वायर्ड है, यानी कि ये वो पैसे हैं जो पाकिस्तान को दरकार है क्लाइमेट चेंज के चैलेंज से निमटने के लिए। इससे पहले कि हम उन गांव में पहुंचे और वो लोग जो कि अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है या किसी भी वजह से अब तक उनको रेस्क्यू नहीं किया गया, मल्टीपल रीजंस हैं, वो रीजंस वहां जाके पता चलेंगी। यहाँ पे जो रेस्क्यू के लोग हैं उनसे बात करते हैं, वो हमें इस इलाके के बारे में बताएंगे। अल खिदमत फाउंडेशन के प्लेटफार्म से तकरीबन 15 दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं और करीबन 50 के करीब हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, और जिसके नतीजे में हमने कोई 6-7 दिन पहले यहाँ पे जो है ना खुश्क राशन दिया था, जिसमें चीनी, घी, आटा और उसके साथ साथ मेडिसन थी। और उसके साथ जो है ना ये जो आगे से लोग हिजरत करके वापस आ रहे हैं, अपना साजो सामान लेके वापस आ रहे हैं, आगे से हम उनको आगे से जो है ना पका हुआ खाना देते हैं। और उसके बाद उनके बच्चों को जो है ना मेडिसन यहाँ पे फर्स्ट एड देना। उसके बाद जो है ना हमारे 50 के करीब जो है ना वर्कर काम कर रहे हैं, हमारी 3 बोट्स चल रही हैं, और उसके बाद 2 एम्बुलेंसेस हैं, मोबाइल हॉस्पिटल है, हर किस्म की हमारे पास सर्विस यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा मुझे बताएं कि 2022 और फिर उसको 88 से भी कंपेयर किया जा रहा है, ये जो मल्टीपल फ्लड्स हमने देखे हैं इस दफ़ा बहुत ज़्यादा पानी था, लेकिन चैलेंजेस क्या थे? कुछ नई नौयत के चैलेंजेस भी थे, या हम ये कह सकते हैं कि पहले इतला थी तो इवैक्यूएट करवा दिया गया और अच्छी तरीके से हैंडल हुआ? असल में ना ये 2023 से अभी तक ज़्यादा जो है ना ये अभी तक ज़्यादा पानी है और मज़ीद इतलात आ रही हैं कि पानी पीछे से ज़्यादा आ रहा है और पहले से ज़्यादा नुकसान आते हैं। फसलों के साथ साथ सबसे ज़्यादा माल मवेशी मुतासर हुए हैं। अच्छा ये जो मूव कर रहे हैं जिस एरिया में, इस इलाके के बारे में बताइए। ये इलाका यहाँ पे पहले ये गांव आएगा, भिक्की विंड है, उसके आगे हाकू वाला है, फिर चंदा सिंह है, मई वाला है, उसके आगे है कमालपुरा, और फिर फती वाला है, फिर सैजरा है, दुपसड़ी है, मस्ते की है, और उसके आगे जाएं तो गट्टी कलंजर है। इस तरह के दर्जनों देहात हैं और यहाँ पे जो है ना दर्जनों देहातों पे हज़ारों हैं, और सारा बल्कि इस टाइम पे जो है ना ये सारी एक यूनियन कौंसिल सैजरा है और पूरी कौंसिल की लाइट बंद है। बुनियादी जो मसला है, बुनियादी जो सहूलत होती है वो लाइट बंद है। लाइट बंद होने की वजह से बड़े मसाइल हैं। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो आपने देहातों का नाम लिए, इसमें से कौन से ऐसे देहात हैं जो मुकम्मल तौर पे लोगों ने अपनी मर्जी से खाली किए वक्त पे? अभी तक जो है ना यहाँ पे जो आगे मस्ते की है वो दरिया के पार है ऑलरेडी,
उसके साथ गट्टी कलंजर है, चंदा सिंह है, और जो दरिया के ऊपर जितने भी गांव हैं इन तमाम देहातों में लोगों के घरों में पानी आ गया है। और जो है ना साथ साथ ये सारी टीमें लगी हुई हैं। ये देखिए, ये हमारे साथ और भी बोट्स हैं जो काम कर रही हैं, मुख्तलिफ कंपनी से इनका ताल्लुक है, PDMA से हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से हैं। यू कैन कीप सिटिंग, इट्स ओके, कीप सिटिंग। और ये हमने आपको दिखाया है कि ये बोट्स हैं और वो ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि तो पाकिस्तानी कौम का ये भी एक मसला है कि वो, जैसे हमने देखा लाहौर में कि रावी में दरिया देखने आ गए, सैलाब देखने आ गए, ये वाला एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं। अब आप ये देखें कि ताहद्दे नज़र जहाँ तक आप देख रहे हैं, जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है, पानी ही पानी है। और एक और बोट है, और ये इससे आप फ्रीक्वेंसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 24 आवर्स ऑपरेशन है जो कि जारी है। बल्कि हमें रेस्क्यू की टीम्स ने ये भी बताया है कि ये ऑपरेशन रात में भी जारी रहता है। रात में उनको अंधेरे की वजह से प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन चूंकि लोग फंसे हुए हैं और वो फिर अपने इक्विपमेंट और अपने टूल्स के साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी किए हुए हैं। जब तक हम इस गांव तक पहुंचते हैं, मज़ीद कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे हमने जो सैलाब के एरियाज़ आपको दिखा रहे हैं, एक जगह पे अपनी बोट रोकी है और इसको पूरा तफसील से आपको दिखाते हैं। ये मच्छरों का इलाका है जो दरिया के लोगों ने ठेके पे काम करने के लिए लोग रखे होते हैं। मोस्टली यहाँ से सिंध पे लोग आते हैं और आप ये देखें कि चारों तरफ इनके पानी, और ये कम से कम 15-20 फुट पानी है जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं। तो इनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्यों नहीं ये अपना मकाम खाली किया। जी, मैं आपको बाकायदा तौर पे ये इलाका दिखाती हूँ। ये एक तरह का दरिया बना हुआ है, ये क्रॉप्स का इलाका है और कसूर में इस वक्त हम हैं। आप ये देखें कि पूरी तरफ पानी है और ये एक छोटा सा एक जजीरा नुमा आपको ये शक्ल नज़र आती है, लेकिन ये लोगों का घर है। वो ये जगह नहीं छोड़ रहे, वो क्यों नहीं ये जगह छोड़ रहे, उनसे बात करते हैं। लेकिन दिस इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग कि किसी का घर है, शायद हमारे लिए या किसी और के लिए इसकी कोई वक़्त नहीं हो, लेकिन जिसका घर है वो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। झोंपड़ियाँ हैं यहाँ पे, इन्होंने कुछ शायद मुर्गियाँ वगैरह भी पाली हुई हैं और यहाँ पे लोग भी रह रहे हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि ये जो घर बने हुए छोटे कच्चे के एरिया में, यहाँ पे बिल्कुल नीचे गिरने के लिए ख़तरनाक जगह है और कोई भी बच्चा या बड़ा इसमें गिर सकता है। और यहाँ पे तो बिल्कुल वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि जो सैलाब का पानी है वो कैसे तेज़ी से बार बार इनके घरों के साथ टकरा रहा है और ये बिल्कुल एक मौत के मुंह में रह रहे हैं, क्योंकि किसी भी वक्त ज़्यादा बारिशों की वजह से, बारिश की वजह से, ज़्यादा पानी आने की वजह से, डैम्स ओवरस्पिल करने की वजह से, जो भाखड़ा डैम्स और दीगर भारत के डैम्स हैं, ये कभी भी पानी इनके घरों में दाखिल हो जाएगा। और ये जो मिट्टी आपको नीचे नज़र आ रही है जिसके ऊपर इनके घर हैं, ये कितना इनको सिक्योर कर सकेंगे? हरगिज़ नहीं कर सकेंगे। लेकिन यही वो सूरत हाल है जो इस वक्त है और ऐसे में बहुत सारे लोगों को अवेयर होना चाहिए, उनको ये हिम्मत करनी चाहिए अपने घरों को छोड़ने की। क्या नाम है आपका? सायरा। आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं? बड़े साल हो गए, 20-80 छोटे हो गए, इतने ही बड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ। तो पहले भी सैलाब आता है? हाँ, पहले भी असी थले सी उते सारे घर गए चले, फिर असी उते इत्थे आ गए बनते कच्चे मकान पा के बैठे हैं, सारे डे गए, मुड़ होर पाए ने ते मुड़ से ला पाए। तो अब ये देखिए, ये तो बहुत नीचे है पानी, ये ऊपर आ गया, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इतनी कश्तियाँ गुजर रही हैं, आप लोग बैठ के यहाँ से निकल क्यों नहीं जाते? गरीब बंदे हैं, किधर जाइए? तो वो तो ठीक है, गरीब है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता जान को कुछ हो गया फिर क्या फ़ायदा? हाँ, वो तो है, पर आपको अंदाज़ा है? ये देखिए पानी, ये 20-20 फुट पानी है और आपके पास ये कच्ची दीवारें, कच्चा फर्श नहीं है, ये मिट्टी है, ये सारा बह जाएगा, ये पता है ना आपको? तो आपके तो बच्चे हैं, आप उनके बारे में सोच क्यों नहीं रहे? आपको अल्लाह के नाम पे निकलना चाहिए। सोचते हैं, आलियाँ बैठे हैं, थोड़ा ऊपर आ गया तो फिर निकल जाएंगे। यहाँ पे और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि ये उसको लैक ऑफ अवेयरनेस भी नहीं कहना चाहिए,
इसको बहादुरी भी नहीं कहना चाहिए, मुझे लगता है ये आदी हो गए हैं, इनको पता है कि आएगा सैलाब, फिर पानी का फ़्लो वैसे नीचे चला जाएगा तो हम अपना रोज़गार कमाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी एक सोचने की बात है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के पास कोई रोज़गार की ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने छोटे छोटे बच्चों पर, यहाँ पर मैंने कम से कम 3-4 बच्चे देखे हैं जो इस मिट्टी के टेले के ऊपर रह रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पानी ऊपर आएगा तो कश्ती में बैठ जाएंगे, नीचे चला जाएगा तो रहते रहेंगे, क्योंकि उनके पास ज़िंदगी में कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को इंक्लूसिवली कुछ ऐसे इकदाम करने की ज़रूरत है कि जो गरीब तबका है वो सोचे कि उसे एटलीस्ट अपनी जान बचाने के लिए तो शहर की तरफ आना चाहिए। तो एक ही खानदान हो? एक ही खान। किन्ने लोग की रहंदे ने? एक इस बनते हो अगला बन है वो तो सारा ही डूब गया उन्हां दी सारी जगह। तो तुसी छड़ के क्यों नहीं जांदे जगह? असां मजबूर हां, असीं ते हिल गए हुण, साडे तो कोठे अगे तो कोई नहीं, कोई जगह कोई नहीं, मजबूरी है सानू। ਹੁਣ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਅਸਾਂखे ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਹੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਮਿਸਕੀਨ ਮਾਰੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੋ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੇ? तो आपको क्या उर्दू समझ आती है? तो फिर आप जाते क्यों नहीं उधर कैंप में? वहाँ खाना भी दे रहे हैं, रिहाइश भी दे रहे हैं, कुछ दिन वहाँ रहेंगे, फिर पानी बैठ जाएगा, फिर वापस आ जाना है यहाँ पे। और ये क्लासिक एग्जाम्पल है इस वक्त जो मैं आपको दे रही हूँ कि कैसे विलिंगली लोग, आई एम एस्टोनिश्ड एंड वरिड कि कैसे विलिंगली लोग अब ये जगह नहीं छोड़ के जा रहे। अब आप ये देखें कि यहाँ पे आपको कई बच्चे, ये कम से कम 5-6 बच्चे हैं, और हर इधर आओ बेटे, हर उम्र का बच्चा। हाँ नहीं, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अच्छा अब्दुल्ला, ये देखो पानी खड़ा हुआ है, तो आपने अपनी अम्मी को कहा नहीं कि कश्ती में बैठ के चलते हैं यहाँ से? नहीं, इतने मजबूर हैं, इतने ही बैठे हैं, वहाँ गए थे, वहाँ वापस उन्होंने करा दी, कुछ नहीं देते खाने वास्ते। नहीं, तुसी मैनू ये दसो कि अगर पानी उत्ते तक आ जांदे फिर तुसी की करोगे? फिर मजबूरी नाल निकलांदे फिर। और अगर उस वक्त कश्ती ना हुई, उस वेले अगर कश्ती ना हुई फिर की करोगे? बस किश्तियां मारिया मोटियां हैगी, मजबूरी। आपकी कश्ती चलती है? उसे बयान नहीं देने आहो हैगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त मेरे साथ रमज़ान साहब मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे क्योंकि रेस्क्यू का काम कर रहे हैं कसूर में, और कसूर इज़ वन ऑफ द प्लेसेस जो कि हाईली इफ़ेक्ट हुआ है, बेशतर इलाका सबमर्ज्ड है। रमज़ान बहुत शुक्रिया, पहले तो ये कि हमें फ़ख्र आप जैसे लोगों पे जो कि इतने सख्त मौसम में इस तरह से काम करते हैं। मुझे बताइएगा कि आप कितने दिनों से आपने ये कसूर में कैंप लगाया हुआ है? ये फ्लड अलर्ट जो है वो 12 जो अगस्त है वहाँ ताबियत की सिचुएशन जारी हुई है, तो 14 अगस्त को हमने डिप्लॉयमेंट की है। और जब ये फ्लड इंक्रीज़ हुआ है तो पिछले 10 दिनों से हमारी 80 बोट्स जो हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट कसूर को, जहाँ तक कुपवाड़ा का एंड होता है वहाँ तक इसको कवरेज कर रही हैं। और अब तक हमने तकरीबन 16,000 के करीब लोगों को और जानवरों को रेस्क्यू किया है। और हमारी 24/7 टीम जो है वो एक्टिव हैं फील्ड के अंदर, और रिवराइन फ्लड के अंदर जहाँ पे भी लोग फंसे हुए हैं उनको हम निकाल रहे हैं। रात के अंदर भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या है, लोगों के मवेशियों को भी हम निकाल रहे हैं। उसके साथ हमने लोकल कम्युनिटी के साथ 2 बड़े जो हैं बेड़े वो लगाए हुए हैं, जिसके ऊपर हमारे रेस्क्यू दिन रात काम कर रहे हैं। रात में जब आप रेड करते हैं तो तब कैसे मैनेज करते हैं ऑपरेशंस? उसके अंदर हम सेफ्टी प्रिकॉशंस को मद्देनज़र रखते हैं। हमारे पास लाइट्स का निज़ाम होता है, और जो हमारे पास यहाँ के लोकल गाइडर्स हैं उनसे हम मदद लेते हैं, और अपनी बोट को बिल्कुल सेफ़ जोन के अंदर रह के हम उसको चलाते हैं, ताकि किसी भी किस्म का कोई जो है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो। आपको क्या चैलेंजेस थे? आपको लगता है कि आप लोग पूरी तरह तैयार हैं, या मज़ीद कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए आपको? क्योंकि हंगामी सूरत हाल है, भारत की तरफ से पानी जिस मिकदार में रिलीज़ किया गया वो कोई भी मुल्क उसका फ़ौरी तौर पे मुतहम्मिल होना मुश्किल होता है। आपको क्या चीज़ें हैं जो मज़ीद चाहिए? फ्लड के हवाले से हमारी तैयारी जो होती है वो मुकम्मल होती है। इससे पहले हमारी 3 माह से पहले मॉक एक्सरसाइजेज और हमारे इक्विपमेंट की रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और मज़ीद अगर हमें बैकअप की ज़रूरत होती है तो हमें हमारे जो नेबर डिस्ट्रिक्ट हैं वो हमें बैकअप देते हैं विद स्टाफ और विद बोट्स। लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग अपने रिश्तेदारों की तरफ जा रहे हैं? हाँ, अपने रिश्तेदारों की तरफ ही जा रहे हैं। दिन पता चला आपको कि सैलाब आ रहा है और आपको यहाँ से जाना चाहिए? तकरीबन 1 माह हो गया, हम सैलाब में ही थे उधर, तो अब पता नहीं कितने दिन पानी रखेगा, उधर ही रखेंगे अपने रिश्तेदारों के पास, तो बाकी जो अल्लाह को मंजूर है। तो इससे पहले भी जब सैलाब आता है तो इस दफ़ा ज़्यादा मुश्किल हो गया? हर दफ़ा इतना ही मुश्किल होता है,
ज़्यादा मुश्किल होती है। जो है जो सैलाब है वो मुश्किल का रास्ता है सारा। आपके ख़ानदान के कितने लोग हैं जो नकल मकानी कर रहे हैं? अब हम हैं तकरीबन 8 लोग हैं। जी। अच्छा, मुझे बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या आपको हेल्प किया गया अब तक? अल्हम्दुलिल्लाह ये रेस्क्यू जिंदाबाद जी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और पुलिस भी साथ है, सारे लोग हमारे जो है ना तावन कर रहे हैं, तो बस सबका शुक्रिया। कितना पानी था जब आपको रेस्क्यू किया गया था? जितना आप सारा ये 18 मील के अंदर या 35 मील के अंदर सैलाब ही है, सारा दरिया गहरा पानी है, छोटा तो नहीं है। अच्छा, तो कोई आपकी ऐसी ज़रूरतें हैं जो आपको लगता है कि सैलाब मुतासिरीन को मिलनी चाहिए? कैंप्स तो हैं और आप कुछ लोग रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ कैंप्स तक हैं उनके लिए आपको लगता है कि मज़ीद सहूलतों का इजाफा होना चाहिए? हम तो ये नहीं कहते हम रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं तो दूसरे लोग ऐसे बैठे रहे। ऐसे बैठी हैं यहाँ पे लैके एमएलएस आई है और रोंदा मैं नहीं जाना, अगे भी अस्पताल चले जाते हैं तां वास्ते नहीं बहता, तो मोटरसाइकिल आँदी पी उन्हें दबाव ने। तो पहले आप यहाँ अंदर किसी अस्पताल में थे? नहीं, कल गट्टी करो आए। अच्छा, आप अपने घर से आए हैं? अच्छा, तो क्या अभी कौन मदद करे आपकी? मेरा भाई आवा पे उन्हें मोनाल मोटरसाइकिल दबाव है। तो क्या ये इस बच्चे को चोट लगी, हड्डी टूटी हुई है? हाँ। कैसे लगी? अगे मजदूर है चुकन लग्या ते भी बेड दे सामने मंजी सामने च आ गई तो टूट गई। तो अभी ये एम्बुलेंस आपके कहाँ लेके जा रही है एम्बुलेंस? अस्पताल। अच्छा, ये देखें आप, ये सैलाब मुतासिरीन है, अब इस बच्चे की हालत देखें और उनके ठीक है, वैसे टूरेंट बोल। चलिए अल्लाह आपको शिफा दे, लेकिन आप ये बताएं कि आप मुतमईन हैं जिस तरह ये हुकूमत, ये फौज और बाकी रेंजर्स वगैरह कर रहे हैं, आप मुतमईन हैं? हाँ जी, पता है साड़ी फास्टवासी खले ने कांदे ले आए ने। तो आपको कब रेस्क्यू किया, कब बचाया वहाँ से सैलाब से? सैलाब दा बुरा हाल है पुत्र, ते की पुछदे जे, कुछ भी ना पूछो तुसी। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला ईमानो सिद्क च रखे, वहाँ खैर नाल घर आ जावे, शहर चले जान, किसी आपदे घर च चले जान, किते कोई पनाह दे देवे कि असी हुण स्कूल दे विच सानू पनाह मिली है, अच्छी साडी खिदमत करदे पे ने, खाना पीना सही देंदे पे ने, माशाल्लाह साडे अफसर बहुत ही साडा ध्यान कर। अब हम आपको आगे लेके जाते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है जो हमने आपको दिखाया है अभी, तो ये सिर्फ वो लोग हैं, ये अगर हम आपको कैमरा दिखाएं यहाँ पे मैक्सिमम ये वो लोग हैं जो यहाँ से नकल मकानी करके जा रहे हैं, रेस्क्यू होके आ गए हैं और मज़ीद यहाँ पे मज़ीद लोग पहुँचेंगे और सामने का जो इलाका है यहाँ से मज़ीद बोट्स आ रही हैं और इधर से रेस्क्यू कर कर के दरिया के इस तरफ लेके जा रहे हैं और फिर यहाँ से गाड़ियाँ, वो कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, कुछ लोग रिलीफ कैंप्स में जा रहे हैं। सामने भी रिलीफ कैंप्स लगा है जो हमने आपको कुछ देर पहले दिखाया करीब, और मुख्तलिफ और जगहों पे भी गवर्नमेंट की तरफ से और बाकी इदारों की तरफ से रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं। और फ्रैंकली ग्राउंड पे आपको ये एहसास होता है कि जितना पॉसिबल था उतना डील किया जा रहा है। बाकी ये जो क्लैमिटी है इसके लिए बाकायदा पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। GM कसूर के इलाके में मज़ीद कुछ जगहों पे आपको लेके आए हैं जो कि दरिया के बिल्कुल करीब के इलाके हैं। दरिया में जो पानी है वो 30 फुट से भी ज़्यादा गहरा है और ये नियरेस्ट इलाके हैं जहाँ पे आबादी अभी भी है। और यहाँ पे लोगों से बात करते हैं कि वो ये जगह छोड़ के क्यों नहीं जा रहे। कुछ लोगों को खाना पहुँचाया जा रहा है, कुछ लोगों तक खाना नहीं पहुँच रहा, बट वो रिलक्टेंट है अपनी जगह नहीं छोड़ने के लिए। तो यहाँ पर मज़ीद कुछ लोग हैं। अब यहाँ पे देखें, ये सैलाब का पानी है, ये सैलाब का पानी है और ये 20-25 फुट गहरा है। ये इनके मिट्टी के ऊपर बने हुए घर हैं जो कि किसी भी वक्त बह सकते हैं और किसी भी लम्हे इनकी ज़िंदगियाँ रिस्क में आ सकती हैं, लेकिन ये जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? शफीक। तो शफीक भाई, आपने सोचा नहीं कि ये जगह आपको छोड़ के जानी चाहिए? पानी कितना आपके घर के पास आ गया? सर जी, ठेके ते लईए ते ठेके ते लैके ते हुण असीं किधर छड़ के जाइए? माल डंगर किधर पिछा कड्डिए? साडा कोई कितने जानवर हैं आपके पास? आपके पास 50 ने। अच्छा, 50 डंगर हैं ते 5 किले अपना झोना सी ते 4 किले। कहाँ बांधे हुए आपने अपने जानवर? हाँ जी, जानवर कहाँ बांधे हुए? बन दे उत्ते बांधने पे। तो अभी तो इतना पानी करीब आ चुका है, तो आपको क्यों लगता है? तो 6 तो 7 फुट पानी है। नहीं, इससे भी गहरा है। हाँ, तो 6-7 फुट है। आप रिस्क क्यों ले रहे हैं अपनी जान का? की करिए, पिछा कोई शय नहीं लाभदी पी सानू डंगरां वास्ते। जिन लोगों से हम आपकी बात कर रहे थे उनकी भी जो उनके पास जो भैंसें थी या दीगर जानवर थे वो मरे भी हैं। और पाकिस्तान का एक बड़ा तबका है जो इन जानवरों के ऊपर अपने रोज़गार के लिए डिपेंड करता है। तो मुख्तलिफ़ लोगों से हमने आपकी बात करवाई,
सिर्फ क्लाइमेट चेंज इशू नहीं है, लोगों के एटीट्यूड का इशू है, गवर्नमेंट की नॉन सीरियसनेस का इशू है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान अपना केस कैसे उठाता है उसका इशू है, और सबसे बड़ी बात भारत की गैर इंसानी पॉलिसीज़ का इशू है। अब हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि ना सिर्फ कसूर में बल्कि जो बाकी इलाके हैं या वो दरिया जो 100% भारत के कंट्रोल में होते हैं, उनका जो कंट्रोल है उसको नॉर्मलाइज़ किया जाए ताकि ग्रेजुअल फ्लो ऑफ वाटर आए। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को तो इस केस को टेकअप करना चाहिए इंटरनेशनल बॉडीज़ के अंदर, जो इस वक्त भारत ने पाकिस्तान के साथ किया है। पाकिस्तान को नुकसान सिर्फ इसलिए हुआ है कि भारत ने पाकिस्तान को फॉर ग्रांटेड लिया। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।